गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स उसके मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, इसलिए मेरे लेक्चर सारे स्टूडेंट्स को अटेंड करना है, कोई भी एब्सेंट नहीं रहेगा। तो आपको मैं आज रेस्पिरेशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझाने वाली हूँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट की मदद से आप लोगों को रेस्पिरेशन का प्रोसेस बहुत ही इजीली समझ में आएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ईटीसी क्या होता है, आप उसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकोगे, उसको लिख भी सकोगे। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि ये पूरी फिगर याद कर लोगे। अगर ये पूरी फिगर आप लोग याद कर लोगे बहुत ही इजीली, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछने दो रेस्पिरेशन के रिलेटेड, आप लोग बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकोगे। देखिए, मैंने लेक्चर में इतना समझाया था आप लोगों को कि रेस्पिरेशन क्या करते हैं हम लोग। एक्चुअल में हमारा जो बॉडी होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। उसके अंदर रेस्पिरेशन एक है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, बराबर। और ये हम लोग ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये इतना प्रोसेस होता है। ये जो छोटी सी फिगर मैंने बनाई है ना, ये जो फिगर है ये एक्चुअली लंग की फिगर है, ठीक है। अभी देखिए, ये जो आपको बताया है ये मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ रही है लंग्स के अंदर और लंग्स के थ्रू बाहर जा रही है। ये तो बॉडी लेवल पर होता है, बराबर, हमको समझ में आता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन होती है हमारे सेल्स के अंदर जाती है और बहुत ही बड़ा प्रोसेस हमारे सेल के अंदर चलता रहता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो दो लेवल पर होता है। एक होता है सेल्यूलर लेवल और दूसरा होता है बॉडी लेवल, ठीक है। एक तो सेल्स में होता है, दूसरा बॉडी में होता है, ठीक है। लेकिन सेल्स भी दो टाइप के होते हैं। जो हमारी बॉडी में होता है वो तो ऑक्सीजन के साथ होता है। ये जो लिखा है ना, इसका मतलब है विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का यूज करके होता है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर वायरसेस, बैक्टीरिया। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो विथआउट ऑक्सीजन जिंदा रहते हैं। तो विथआउट ऑक्सीजन कैसे वो जिंदा रहते हैं? क्योंकि उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के बगैर होता है, विथआउट ऑक्सीजन होता है। इसलिए हम उनको अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सब में क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सेल्यूलर लेवल में फर्स्ट टाइप तो ये हो गई कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके अंदर जो है हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। अब आते हैं हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, दोनों लेवल पर होता है। बॉडी लेवल पर भी होता है और सेल्यूलर लेवल पर भी होता है। बॉडी लेवल पर तो हमको दिखाई देता है कि हम लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन लंग्स में से कहाँ जाती है? देखिए, मैंने डॉट 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 बना, ये ऑक्सीजन एंटर होती है हमारे सेल में। ये जो मैंने ब्लू कलर की बाउंड्री बनाई है ना, ये आप लोग समझ लीजिए कि हमारे बॉडी का एक सेल है, ठीक है। लंग्स से निकलकर ऑक्सीजन आई 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 और हमारे सेल में चली गई, ठीक है। अब ये देखिए, ग्लूकोज लिखा हुआ है मैंने। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आया? लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती है और उसी में से ग्लूकोज भी एक होता है, बराबर। जैसे कि जब हम लोग रोटी खाएंगे, वीट खाते, वीट की बनी हुई चीज़ें, तो उनसे क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है। तो वो डाइजेशन के थ्रू, डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू पहले से हमारे सेल्स में ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज होता है ना, यही एक्चुअल में हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। लेकिन ये भी अभी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं है। ये डायरेक्टली एज एन एनर्जी
मॉलिक्यूल काम नहीं करता। अभी हम लोग इसकी तोड़ फोड़ करेंगे, इसको तोड़ेंगे, एटीपी मॉलिक्यूल बनाएंगे इसका, तभी ये हमारे लिए एनर्जी का काम करेगा। और इसको तोड़ने के लिए हमको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं तो बनता है पायरुविक एसिड प्लस NaDH2 प्लस H2O प्लस CO2 भी रहता है, मैंने लिखना भूल गया है, याद रखना यहाँ पर। पायरुविक एसिड प्लस NaDH2 प्लस H2O प्लस CO2, इतनी चीज़ें रहती हैं। ये जो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है यहाँ पर राउंड में, ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है। लाइस यानी उस किसी चीज की डेथ हो जाना, उसको मर जाना, उसको हम लोग कहते हैं, उसी से बना है ये स्टेप का नाम ग्लाइकोलिसिस। जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज आता है डाइजेशन के थ्रू, ऑक्सीजन क्या करती है, उसको तोड़ती है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज टूटने के बाद में बनती है पायरुविक एसिड NaDH2 H2O CO2, 4 चीजें बनती है। 2 चीजें मिलकर कितनी चीजें बन जाती, 4 चीजें, पायरुविक एसिड NaDH2 H2O CO2। अब देखिए हमको काम किन किन चीज़ों का यहाँ पर, ठीक है। ये जो H2O है ये तो हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा, जहाँ भी वाटर की ज़रूरत होती है यूटिलाइज हो जाता है। CO2 जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। अब हमारे काम की चीज़ें होती है NaDH2 और पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये जो है केमिकली क्या होता है, ये एसिटिल को इंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहले पायरुविक एसिड बनता है लेकिन फिर एसिटिल को इंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये पहली स्टेप है रेस्पिरेशन की, ठीक है। बॉडी लेवल पर क्या हुआ, सिर्फ ऑक्सीजन हमारे बॉडी से निकलकर सेल के अंदर आई और ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होकर हमको बहुत ही काम की चीज़ मिल गई पायरुविक एसिड, जो किस में कन्वर्ट होता है, एसिटिल को इंजाइम A में। ये हमारी पहली स्टेप फिनिश हो गई यहाँ तक। इस स्टेप का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ हो रही है, देखो मैंने इसको भी बनाया है, ये जो सेल बनाया है बराबर, सेल के अंदर ये जो इतना एरिया बराबर, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब ये साइटोप्लाज्म से एसिटिल को इंजाइम A एंटर होता है। ये जो गोल राउंड फिगर मैंने बनाई है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आप लोगों को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। अब ये एसिटिल को इंजाइम A एंटर होता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है FADH2 NaDH2 CO2 और H2O में, ठीक है। और इस चीज को हम लोग कहते हैं TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 स्टेप होती है, ठीक है। पहली स्टेप कौन सी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली, TCA साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल। इसको हम लोग दोनों ही नाम देते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। एक्चुअली क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने ये स्टेप डिस्कवर की थी, इसीलिए उस साइंटिस्ट की याद में इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। एसिटिल कोएंजाइम A इज कन्वर्टेड इनटू FADH2 NaDH2 CO2 एंड H2O। ये जो है मैंने FADH2 और NaDH2 इसका जो फुल फॉर्म है मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है सुबह व्हाट्सएप से, आप लोग को देख लेना है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। अब देखिए हमारे काम की और भी चीज़ें मिल गई यहाँ पर। अभी इसमें से देखो 4 चीज़ें फिर मिली, पहली स्टेप में भी 4 चीज़ें मिलती हैं, दूसरी स्टेप में भी 4 चीज़ें मिली हमको, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या क्या मिला, FADH2 NaDH2 CO2 H2O। अब यहाँ पर देखिए नाम याद रखना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। H2O है, CO2 है, दोनों स्टेप में कॉमन है बराबर। देखिए
वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में यूज़ हो जाएगा। CO2 भी दोनों स्टेप में निकलता है। CO2 क्या होएगा, हमारे लंग्स के थ्रू बाहर चला जाएगा। NaDH2 कॉमन है, दोनों स्टेप में निकलता है, बराबर। पहली स्टेप में आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है पायरुविक एसिड, और सेकंड स्टेप में FADH2, ठीक है। इसमें भी 4 मॉलिक्यूल है, इसमें भी 4 मॉलिक्यूल है, लेकिन 3 मॉलिक्यूल तो कॉमन है, NaDH2 CO2 H2O, ठीक है। पहली स्टेप में क्या आएगा, ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनता है जो एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। वहाँ पर FADH2 NaDH2 CO2 H2O बनते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं TCA साइकिल। अब ये जो FADH2 और NaDH2 यही हमारे काम के, ठीक है। अब ये स्टेप है हमारी थर्ड स्टेप, इसको हम लोग कहते हैं ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए FADH2 और NaDH2 ये दोनों सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जाते हैं, इतना ही याद रखना है। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन यानी क्या, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग को 5 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। FADH2 2 ATP मॉलिक्यूल देता है और NaDH2 3 ATP मॉलिक्यूल देता है, जिसकी मदद से हम लोग को टोटल 5 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। बहुत इजी है ये, कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ ये पूरा प्रोसेस याद रखना है, ठीक है। और ये सब लिख के रखिए पूरी साइकिल, लगे तो आप लोग बगैर देखे इसको याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप लोग ये पूरी स्टेप इसी तरह से लिख लोगे तो इसको एक्सप्लेन करना आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।